नमस्कार। आज हम भारत के साइबर अपराध कानूनों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर ये समझना ज़रूरी है कि हमारा कानूनी सिस्टम इन डिजिटल खतरों से कैसे निपट रहा है ना? बिल्कुल। देखिए, इसकी जो बुनियाद है वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसे आईटी एक्ट भी कहते हैं। और हाँ, 2008 में इसमें काफी बड़े बदलाव भी हुए थे। अच्छा। इसका मकसद दोहरा था, एक तो ई कॉमर्स को आसान बनाना और दूसरा साइबर अपराधों की परिभाषा तय करना और उनके लिए सजा मुकर्रर करना। और इन कानूनों को लागू कौन करता है? मेरा मतलब है कौन सी एजेंसियां इसके लिए असल में काम करती हैं? हाँ, तो देखिए, ये कई लेवल पर होता है। नेशनल लेवल पर गृह मंत्रालय के तहत है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, मतलब I4C, हाँ सुना है। जी, ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है। फिर सर्टन है, यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंदर आती है। अच्छा। ये साइबर सिक्योरिटी की घटनाओं पर नजर रखती है, रिएक्ट करती है। और फिर राज्यों के स्तर पर तो लगभग हर पुलिस फोर्स की अपनी साइबर क्राइम सेल होती ही है। ठीक है, तो ये जो आईटी एक्ट है इसमें किस किस तरह के अपराध आते हैं? मतलब कुछ खास उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, कई है। जैसे धारा 66 है, ये हैकिंग के बारे में है। हैकिंग मतलब वो कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाना? बिल्कुल, बिना इजाजत किसी के कंप्यूटर सिस्टम में घुसना, और इसके लिए सजा है 3 साल तक की कैद या फिर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों भी। अच्छा खासा जुर्माना है। जी। फिर है धारा 66C, ये पहचान की चोरी के लिए है, जैसे किसी का पासवर्ड वगैरह धोखे से इस्तेमाल करना। हाँ, ये तो बहुत होता है आजकल। बिल्कुल, इसमें भी 3 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना है। ये तो हुए मतलब पर्सनल लेवल के अपराध। क्या कुछ और ज्यादा गंभीर अपराध भी हैं इसमें? हाँ, बिल्कुल है। जैसे धारा 67 है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अश्लील सामग्री फैलाने से रोकती है। इसमें पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल तक की कैद और 5 लाख जुर्माना है। और अगर दोबारा वही अपराध किया तो सजा बढ़ जाती है 5 साल तक की कैद और 10 लाख तक का जुर्माना। बाप रे। और फिर एक बहुत ही गंभीर धारा है 66F, ये साइबर आतंकवाद के बारे में है। साइबर आतंकवाद? जी, मतलब ऐसे काम करना जिससे भारत की एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरा हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। इसकी सजा बहुत सख्त है, आजीवन कारावास तक। आजीवन कारावास? ये तो वाकई बहुत गंभीर है। अच्छा, अभी हाल ही में भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 भी आई है। इसने पुराने आईपीसी को बदला है। तो साइबर अपराध के मामले में ये कैसे जुड़ती है? हाँ, BNS बहुत जरूरी है। ये आईटी एक्ट को एक तरह से सपोर्ट करती है, खासकर उन अपराधों में जहां डिजिटल दुनिया और असल दुनिया दोनों शामिल हों। अच्छा। जैसे BNS की धारा 78 है, जो स्टॉकिंग यानी पीछा करने को अपराध मानती है, और इसमें साफ लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से पीछा करना भी स्टॉकिंग है। ये तो बहुत जरूरी था शामिल करना। और एक चीज, BNS में धारा 111 है संगठित अपराध पर, और इसमें स्पष्ट रूप से साइबर अपराध को भी संगठित अपराध के दायरे में रखा गया है। संगठित अपराध मतलब माफिया वाले अपराध? हाँ, उसी तरह के। और संगठित अपराध की सजा जानते हैं? आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड तक भी हो सकती है। अरे बाप रे। तो कानून तो काफी सख्त लग रहे हैं, लेकिन इन्हें लागू करने में क्या दिक्कतें आती हैं? सुना है कि ये इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। चुनौतियां तो हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है ज्यूरिसडिक्शन की, मतलब अधिकार क्षेत्र की। अधिकार क्षेत्र? हाँ, मतलब साइबर अपराधी तो कहीं भी बैठकर अपराध कर सकता है, किसी दूसरे देश में भी। तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा देश या राज्य कार्रवाई करेगा। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में भी वक्त लगता है। समझ गया। और सबूत, डिजिटल सबूत जुटाना तो और मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, ये दूसरी बड़ी दिक्कत है, डिजिटल साक्ष्य। जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसकी धारा 65B बहुत अहम है। 65B ये क्या कहती है? ये कहती है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जैसे कंप्यूटर प्रिंटआउट या कोई फाइल, कोर्ट में सबूत के तौर पर देना चाहते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा। सर्टिफिकेट? कैसा सर्टिफिकेट? उस डिवाइस या कंप्यूटर सिस्टम के इंचार्ज व्यक्ति से, जो ये प्रमाणित करे कि रिकॉर्ड सही तरीके से जनरेट हुआ है, सिस्टम ठीक काम कर रहा था, वगैरह वगैरह। अच्छा।
और अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है या इसमें कोई कमी है तो कोर्ट उस सबूत को मानने से इनकार कर सकती है। हाँ, उसे अस्वीकार्य माना जा सकता है। अब सोचिए किसी आम आदमी या छोटे बिजनेस के लिए ये सब करना कितना मुश्किल हो सकता है। ये तो प्रक्रिया को काफी पेचीदा बना देता है। और कोई बड़ी रुकावट? अपराधियों का गुमनाम रहना। वो VPN, प्रॉक्सी सर्वर्स वगैरह इस्तेमाल करके अपनी पहचान छुपा लेते हैं। उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए फॉरेंसिक टूल्स और स्किल्स को अपडेट रखना भी एक लगातार चलने वाली चुनौती है। तो ये साफ है कि IT एक्ट अकेला काम नहीं करता, ये दूसरे कानूनों के साथ मिलकर चलता है। जी बिल्कुल। IT एक्ट एक स्पेशल लॉ है, तो अगर कोई अपराध सिर्फ IT एक्ट के दायरे में आता है तो वही लागू होगा। इसको लेक्स स्पेशियालिस कहते हैं। लेक्स स्पेशियालिस, ठीक है। लेकिन ये BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे जनरल कानूनों के साथ मिलकर काम करता है। जैसे हमने बात की, BNS उन अपराधों को देखता है जहां डिजिटल और फिजिकल दोनों पहलू हैं। और साक्ष्य अधिनियम? हाँ, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B डिजिटल सबूतों के लिए नियम तय करती है और IT एक्ट में ही एक धारा 79A है जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षकों मतलब एग्जामिनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भूमिका को मान्यता देती है। ये एक्सपर्ट्स कोर्ट की मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्रोत हमने देखे उनसे यही लगता है कि भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए कानून तो हैं, लेकिन उनको अमल में लाने में खासकर अधिकार क्षेत्र और डिजिटल सबूतों को लेकर काफी चुनौतियां हैं। बिल्कुल सही। और एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और तेजी से भागेगी, क्या कानून हमेशा एक कदम पीछे ही रहेगा या वो खुद को बदलती तकनीक के हिसाब से ढाल पाएगा? ये एक लगातार चलने वाली खींचतान है।